Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ऑर्डर का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, डिग्री का मतलब भी अच्छे से पता है. मतलब कि क्या कि अभी जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देखे हैं, एक सबसे पहले हम क्या देखे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखे, उसका एक बेसिक पैटर्न देख लिए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे. वैसे ही उसके बाद हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को सॉल्व किए. उसके बाद हम कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखे. अब हम क्या बात करने वाले हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का रहे और फर्स्ट डिग्री का रहे, मतलब कि क्या आने वाले जो इक्वेशंस रहेंगे हमारे वो किस में रहेंगे कि उसके सारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे वो dy/dx तक सीमित रहेंगे. ठीक है, मतलब कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 और डिग्री भी इसका 1 रहेगा. अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात होने वाली है अब. ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड में. याद रहे जब भी आप देखो, जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो बेशक आप उसको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में जो हम कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उससे आप सॉल्व करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे उससे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. तो जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स पढ़ने वाले हैं. अब पहला मेथड उसमें है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. तो जब कभी भी आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन देखो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, क्या मैं इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अटेम्प्ट कर सकता हूं कि नहीं. क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट ना हम 11-12 से पढ़ के आए हैं और वेरिएबल सेपरेबल मेथड काफी ज्यादा इजी होता है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं. तो आने वाले कॉन्सेप्ट्स जितना भी मैं टाइप्स बता दूं, ये क्या है, ए है, वैसे ही बी सी डी और भी ऐसे टाइप्स देखेंगे हम, पर सबसे प्रायोरिटी में मैंने वेरिएबल सेपरेबल मेथड को रखा है. तो जब भी आप कोई क्वेश्चंस देखोगे सबसे पहले सोचेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से वो बनेगा कि नहीं. आपको एक बार रिकॉल करवा दूं वेरिएबल सेपरेबल मेथड था क्या, कि अगर वो एक फंक्शन है dy/dx ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास, ऑर्डर 1 डिग्री 1, और यहाँ पे क्या है फंक्शन ऑफ x है सपोज, और ये क्या है फंक्शन ऑफ एक और फंक्शन ले लेता हूँ g जो कि फंक्शन ऑफ y है. तो मैं क्या करता था कि फंक्शन ऑफ y को एक तरफ और फंक्शन ऑफ x को एक तरफ कर देता था 11th-12th क्लास में ही. क्या कि ये हो गया gy/dy और ये हो गया f of x dx. ठीक है, और क्या कर दोगे फिर इंटीग्रेशन कर दिए. तो बस इतना ही काम करना रहता है हमको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कि x वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, y वाले टर्म्स को एक साइड लेके जाओ, दोनों को इंटीग्रेट कर दो और वो आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन. ठीक है, तो जब कभी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखेंगे, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो सबसे पहला काम रहेगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड उसमें एप्लीकेबल होता है कि नहीं. चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. राइट, तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में ये रहा, dy/dx ऑर्डर 1 डिग्री 1. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है. अब मुझे क्या करना है, इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अटेम्प्ट करना है. तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको x वाले टर्म्स को एक साइड करूंगा, y वाले टर्म्स को एक साइड करूंगा. तो इसको मैं लिख सकता हूं e⁻x e⁻−y प्लस x² e⁻−y. अब मैं क्या करूंगा, e⁻−y को कॉमन ले लेता हूं. तो ये क्या हो गया मेरे पास e⁻x प्लस x². ठीक है, और ये क्या है dy/dx. अगर मैं e⁻−y को लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा dy/e⁻−y इज इक्वल टू e⁻x प्लस x². ठीक है, ये क्या हो गया dy/dx दैट इज dx. राइट, e⁻−y ऊपर जाके क्या हो जाएगा e⁻y dy इज इक्वल टू e⁻x प्लस x² dx. बस अब खेल खत्म हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे हमको बस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेट करेंगे तो ey का इंटीग्रेशन ey ही होता है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और ये हो जाएगा x³ और प्लस कांस्टेंट c आर्बिट्री. तो ये हमारा सॉल्यूशन भी आ गया. ठीक है, तो ये था पूरा खेल.
वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। चलो इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपका 11-12 वाला कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट डैश फैमिली ऑफ कर्व्स। अब यहाँ पे भाई आपका चेक होगा कि आपने होमवर्क करके रखा है कि नहीं, कि आपको देख के बताना आता है कि नहीं, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर कि हम जो सॉल्यूशन है वो किस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है, जो फंक्शन जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। और वो कर्व्स क्या क्या हो सकते हैं? एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, लाइन हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। तो आपको देख के आना चाहिए कि वो कौन सा इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, x dy प्लस y dx इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज dy, अच्छा पहले इसको लिख देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस y dx इज इक्वल टू dy बाय y इज इक्वल टू माइनस dx बाय x, दिस इम्प्लाइज ये क्या हो गया आपका ln y इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस ln c, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा ln y प्लस ln x, तो ये हो गया आपका yx इज इक्वल टू c, ठीक है। ये आ गया सॉल्यूशन। आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस का आपको 11-12 से ही ये कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलस में इसको देख लेंगे, या तो फिर आप अभी ही गूगल में सर्च करके देखेंगे कि ln लॉगरिथमिक के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a प्लस a इंटू बी हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ln ab इज इक्वल टू ln a प्लस ln b होता है, ठीक है। ये सब आपको पता है। वैसे ही अगर ये ln a बाय b होता तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln a माइनस बी। ये सब चीज़ हम बचपन में जानते हैं। अगर नहीं भी जानते होंगे कोई बात नहीं, मैं भी बाद में सीखा था, तो आप इसको गूगल से देख सकते हैं, राइट। या फिर हम कैलकुलस का इंतजार करेंगे। पर और जैसे कि ये ln c है, ये कांस्टेंट को आप c एज इट इज भी लिखे रहने दोगे ना तो भी चल जाएगा, पर मैं इसको कन्वीनियंस के ln c लिखता हूँ ताकि हम एक साथ सारे ln को रिमूव कर पाए और हमारे पास जो आंसर आए वो इस टर्म का हो, ठीक है, राइट। तो आप इसको भी ln c में ही लिखेंगे। नेक्स्ट थिंग ये है कि अब हमें बताना है इसको देख कि ये कौन से फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जिन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा, जिसको देख के समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बोल सकता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट किया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो हम अगर ये yx इज इक्वल टू सी क्या हुआ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ये y इज इक्वल टू एक्स सी होता, या फिर मैं लिखूं सी एक्स होता, y इज इक्वल टू सी एक्स होता तो क्या होता है? ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तब फिर भाई ये लाइंस हो जाते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पे c मतलब कि क्या? स्लोप बता रहा है, और y इज इक्वल टू एक्स मतलब कि क्या? ये लाइन को बता रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग क्या? अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग सी स्क्वायर, ये सी के टर्म्स में होता, ठीक है। तो ये किसको बताता है? ये बताता हमारा सर्कल को, या तो फिर एलिप्स को बताता। तो आपको बताना है कि ये सर्कल और एलिप्स, ये आपका होमवर्क रहेगा कि सर्कल में कब बताएगा और एलिप्स के कब बताएगा। तो इसका आप केस याद रखेंगे कि सर्कल और एलिप्स कब रहेगा, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। सर्कल और एलिप्स, तो आपको पहचानना है कि कब एलिप्स होगा और कब सर्कल। तो यहाँ पे मैं होमवर्क करता हूँ, राइट। तो ये चीज़ हो गया। और कुछ बचा यहाँ पे? एक और चीज़, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को एक और चीज़ से कैसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसको अगर मैं
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखूँ, अगर ऐसे भी रहता तो भी ये किसको बताता है, तब भी ये हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट करता, राइट, तब भी ये हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे अब आपका टास्क है कि पहला चीज सर्कल और एलिप्स को डिफरेंस बताने का, कि कब ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कब ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट थिंग कि ये इक्वेशन अगर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है और ये भी इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो पैराबोला को कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, क्या इसको पैराबोला, ये इक्वेशन पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, अगर करता है तो कब हाइपरबोला होगा, कब पैराबोला होगा। एक बार फिर से आपको मैं मौका दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस को पहचान के करने का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको बताना होगा कि वो किस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेरा पूरा सोल मकसद ये आपको होमवर्क देने का इसलिए ये है ताकि आप पूरा लेक्चर देखने के बाद भी अपने थॉट्स में इंगेज रहें, अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहें, पता करते रहें, सोचें कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कि मेरे को टास्क मिला है तो आप सब्जेक्ट से पूरा टाइम जुड़े रहें, इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ, राइट। तो आप अपना होमवर्क को अच्छे से कीजिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से सिंपल सा साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स 2 log x प्लस 1। इसको मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2x log x प्लस x dx, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा, बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है। अब आप देखो, आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पता है, आप डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, पर जैसे अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, क्वेश्चंस के ऊपर कमांड अच्छा हो, तो आप ना बिना इंटीग्रेट किए भी आप ये बता सकते हो कि किस चीज को मैं डिफरेंशिएट करता तो मेरे पास ये वाला टर्म आता। मतलब कि क्या, कि देखो अगर मैं ये इंटीग्रेशन करना था मेरे को इस टर्म का, अगर मैं ये ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन इंटू वाई साइन वाई, सॉरी डी वाई, मतलब कि क्या, अगर देखो डी बाई डी वाई कर रहा हूं मैं इस टर्म का, मतलब डिफरेंशिएट करता हूं इस टर्म को, तो क्या होगा, पहले मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट किया, साइन वाई आया, वाई डी वाई, पहले वाई को डिफरेंशिएट किया तो वाई 1 हो गया, और फिर साइन वाई बच गया तो साइन वाई हो गया। अब क्या किया मैं, फिर वाई को एज इट इज रहने दिया और इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस वाई आ गया। मतलब कि क्या, इस टर्म को डिफरेंशिएट करने से ये टर्म आया और इसी टर्म का इंटीग्रेशन करना था, पर मुझे देख के ही समझ में आ जा रहा था कि ये जो टर्म है वो इसका डिफरेंशिएशन वाला टर्म है, और अगर ये डिफरेंशिएशन वाला टर्म है तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं बिना इंटीग्रेट किए ही कि ये जो टर्म है इसको इंटीग्रेट करने के बाद वाई साइन वाई ही आएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मेरे को यहां बताना होगा तो प्रैक्टिस से मैं ये बोल सकता हूं कि 2x log x है, 2x log x है प्लस x है, तो क्या मैं अगर ऐसे लिखता, इंटीग्रेशन करना है और d बाई डी एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएशन होगा, तो अगर मैं x स्क्वायर log x dx का डिफरेंशिएट करूँ तो देखो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा पहले तो क्या होगा 2x log x आ गया, प्लस क्या होगा, अब मैं क्या करने वाला हूं, log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 बाय x आएगा, 1 बाय x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x, तो x आ गया भाई। तो यहां पे देखो x स्क्वायर log x को डिफरेंशिएट करोगे तो और फिर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो अगर डिफरेंशिएट करने के बाद ये टर्म आ रहा है तो ये तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिर से कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या हो गया, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं। डेफिनेटली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, पर मैं ये शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूं। क्यों शॉर्टकट ट्रिक बोल रहा हूं मैं, कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप देख के फंक्शंस को बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, मतलब कि क्या डिफरेंशिएशन ये किस चीज का हुआ होगा। इसी चीज को हम टोटल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, कि डायरेक्टली फंक्शंस को देख कर बता दें कि ये किसका डिफरेंशिएशन होगा और डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट को बता दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा y sin y प्लस x।
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला चीज इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा ताकि आप प्रैक्टिस से, या तो फिर आप थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे ना तो आपको इजीली दिख जाएगा। जैसे ये और थोड़ा सा टफ था, पर ये तो आप देख के बता सकते हो कि y साइन y का डिफरेंशिएट कर रहा होगा तभी ये वाला टर्म आ रहा होगा। वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तभी ये टर्म आ रहा होगा, तो उसी से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम 11th-12th में किए हैं उसी को रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अलग होने का चांसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे भी करके आप साइन एक्स को ब्रेक भी कर लोगे तो भी क्या आएगा, कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी वाले फॉर्म में अगर आप ब्रेक करते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करते भी हो तो भी आप y वाले टर्म को अलग नहीं कर पाओगे और x वाले टर्म को अलग नहीं कर पाओगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें क्या करना होगा कि x प्लस वाई जो है उसको मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से x z के इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद आ रहा होगा कि हम 11th-12th में ऐसा कुछ किए थे। ठीक है, तो x प्लस वाई को अगर z पुट करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं फिर अब सब्सटीट्यूशन करने के बाद x प्लस वाई को z पुट कर रहा हूँ, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, मतलब कि मैं इस पूरे टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास कि ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। राइट, मतलब कि क्या, अगर ये dy बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे तो हमको z के टर्म्स में चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया dz dx माइनस 1 के, मतलब कि dy बाई डी एक्स का भी टर्म पता चल गया, z का भी पता चल गया। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को चेंज कर सकता हूँ, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया मैं dz बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई क्या हो गया, इक्वल टू साइन z के इक्वल हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमारा जो टर्म है, अब हम शायद इसको अलग कर पाए, तो कैसे अलग करेंगे, dz बाई डी एक्स करेंगे इज इक्वल टू साइन z प्लस 1। अब तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, dz बाय साइन z 1 प्लस साइन z, ठीक है, इज इक्वल टू dx। अब क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, इसके लिए आप क्या करते थे, याद करो, रैशनलाइज। ठीक है, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, अब रैशनलाइज। बेसिक 11th-12th के क्वेश्चन है ये, ऐसा हम किए हैं, आप भी किए होंगे, हो सकता है कि भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, अभी हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर रैशनलाइज से हुआ 1 माइनस साइन z ऊपर मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, और फिर डिनोमिनेटर में भी वही किया, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर z डी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो गया। अब बचा ये, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन z अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर z, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये कॉस स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर z, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। राइट, तो अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर z माइनस साइन z बाय कॉस स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करना बचा ही है अभी, तो ये हो गया सेक स्क्वायर z माइनस 10z। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ याद आ भी गया होगा कि हम ऐसे ही करते थे कुछ पहले, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10z और z को क्या सब्स्टिट्यूट किए थे हम 10, क्योंकि आंसर तो x और y के टर्म्स में ही आना चाहिए ना, हम तो बस सब्स्टिट्यूट किए थे उसको। ठीक है, तो ये आ गया मेरा
सॉल्यूशन, राइट। ये आ गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड को रिकॉल कर लिया जो वेरिएबल सेपरेबल के हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या किए थे, x प्लस वाई को z के टर्म्स में किए, जहाँ पे हम लोग देख पाए कि वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, पर बस उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना था जिससे हम x और y को अलग कर पा रहे थे। और वैसे ही हम फिर डिफरेंशिएशन dy बाई dx को भी रिप्लेस किए dz और बाई dx के फॉर्म में, और फिर सिंपली हम इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सब हमारे सामने है फिफ्थ क्वेश्चन। जैसा कि फोर्थ क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन होने वाला है। ये क्या करने वाले हैं हम, इसमें यहाँ पे y बाई एक्स को भाई सब्सटीट्यूट करने वाले हैं z से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। ये मेरे पास सब्सटीट्यूशन हो गया, तो ये पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा टर्म हो गया z में कन्वर्शन हो गया, और ये भी किस में हो गया, z के फॉर्म्स में हो गया कन्वर्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे dy बाई dx का चाहिए था। तो dy बाई dx को कैसे करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको। तो डिफ्रेंशिएट किया मैं, तो ये आ गया मेरे पास एक्स जेड, मतलब कि क्या, x का पहले डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 आया, तो z हो गया पहला, प्लस फिर x dz बाई dx, ठीक है। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दिया, z प्लस x dz बाई dx। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन गया मेरा, ये हो गया z प्लस x dz बाय dx इज इक्वल टू z प्लस 10z। अब भाई ये तो हो गया पूरा का पूरा सॉल्व। इसको आप क्या करोगे, कट करोगे, 10z को इधर लाओगे और पूरा सॉल्व कर दोगे। तो मेरा काम था आपको सारे मेथड बताना, इसके आगे का कैलकुलेशन आपका टास्क है, आपको करना है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ। वैसे होमवर्क के लिए कुछ बचा नहीं है, बस इसको आप इंटीग्रेट करना है, डेन जेड को नीचे लाना है, एक्स को उधर लेके जाना है, आपको आराम से कर लोगे। तो ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल केस पे चल रहे हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है अभी, जिसमें हमने देखा कि पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जब भी कोई भी क्वेश्चन दिखे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, सबसे पहले हम किससे अटैक करने की कोशिश करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अटैक करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, बेशक जो हम होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स देख के हुए आए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चंस उस मेथड से भी बन जाए, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेंगे या तो अभी जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनसे ही बनेंगे। तो अभी ये पहला पार्ट था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की और, ठीक है। चलो, thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.